पिछला हम लोग वीडियो में देखे हैं कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का 73 के पहले और 73 के बाद की स्थिति हमने बता दिया है। और उस समय जो जो तत्व उस समय मौलिक अधिकार के रूप में या कुछ जो भी विवादास्पद चीज आया उस संबंध में बोलते समय या कुछ भी उस समय चर्चा हम लोग जो किए थे, जैसे आर्टिकल 13, 368, 31A, 31B, 31C या विभिन्न तरह केस का जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, वो सब केस का डिस्कशन अब हम केस के उसको इंटरलिंक्ड करेंगे। मैंने जितना चीज पिछला है उसको अब केस के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे उसको और उसको दिखाएंगे। वहाँ छोटा छोटा हमने जिक्र किया, अब जो होगा बड़ा स्तर पर उसको जिक्र करके हमने देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 50 से लेके 73 के बीच में 5 केस है जो इम्पोर्टेंट केस है, जिसको कहा जाता है कि उत्पत्ति का सिद्धांत था। और उसके बाद का जो केस है वह जो है एप्लीकेशन है, उसका अनुप्रयोग जिसको बोलते हैं। तो 5 केस वो है केस, एक चंपकम दुराजीन मामला है, दूसरा केस है आपका शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य मामला है, फिर तीसरा केस है वो है बेला बनर्जी का मामला, चौथा केस है वो सज्जन सिंह का मामला, पांचवा केस है गोरखनाथ विवाद और छठा एक केस है जिसको केशवानंद भारती का। तो इस केशवानंद भारती से ऊपर 5 केस, लेकिन एक्चुअल जो चर्चा अगर कुछ लोग करते हैं तो वह चंपकम दुराजीन मामला को नहीं करके शंकरी प्रसाद से स्टार्ट करते हैं। तो हम चंपकम दुराजीन मामला को भी समझाते हुए आपको स्पष्ट करके दिखाएंगे उसको। अब है कि हमारा संविधान जो संशोधन हुआ 1951 में हुआ, वह था फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसमें कि कहा जाता है कि भूमि सुधार की प्रक्रिया जो पंडित नेहरू का और जो उनके कांग्रेस का जो उस समय का जो सरकार थी उसने 31A, 31B और 15(4) को व्यवस्था किया। 15(4) के माध्यम से SC, ST जो और पिछड़े वर्ग जो उनका स्थिति को सुधारने के लिए एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए उनका रिजर्वेशन का व्यवस्था किया गया। तो हम चंपकम दुराजीन जो मामला है उसका केस जो हुआ है, आधार जो बना उसमें बना कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को लेके, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 दो ये जो मौलिक अधिकार था और 15(4) उसमें क्या किया गया था, फर्स्ट आर्टिकल में उसे जोड़ने का प्रयत्न किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट में सॉरी उसमें 15(4) जोड़ने का प्रयत्न किया गया। तो उस समय का जो कंडीशन हम लोग पहले भी पढ़े कि 13(2) में जो कहता है ना, आर्टिकल 13(2) में कि यदि किसी भी मौलिक अधिकार में कोई एक ऐसा तत्व जो उसको आके चोटिल करता है उस भाग को, तो वह अगर मौलिक अधिकार का वह खंडित करता है तो वह उतना सा भाग जिस भाग को वो चोटिल किया है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब हम एक्चुअली हम 15(4) के अंदर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ है। 15(4) का जब हम लोग करेंगे तो उस समय रिजर्वेशन की जो हम लोग करेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत, वहां पर विशेष चर्चा करेंगे। अब हम केस से स्टार्ट करते हैं, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य मामला। शंकरी प्रसाद जो केस आया उस समय 31A और 31B के माध्यम से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सरकार ने भूमि सुधार के हेतु बिहार में ऐसा जो जमींदारी व्यवस्था वर्तमान में थी उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। अर्थात जिनकी भूमि ज्यादा थी एक सेलिंग एक्ट बना के उस भूमि को अधिग्रहण कर लिया जाए, सरकार द्वारा कर लिया जाएगा और सरकार उसको जो छोटे जो जाति हैं या समूह हैं जो भौतिक रूप से उनके पास संसाधन नहीं है उनको उपलब्ध करने का प्रयत्न किया जाएगा। इसके माध्यम से उन्होंने 31A और 31B के माध्यम से संशोधन किया था। तो हम 31A के पहले 31(1) है और 31(1) के अंतर्गत ही उसमें बांटा गया है A और B। अर्थात कि 31(1) में क्या है, तो 31(1) के अंतर्गत हम देखते हैं कि 31(1) में कहा गया है कि यदि किसी भी भू संपदा या किसी भी चीज को आप कोई भी उसमें जो भूस्वामी या भू संपत्ति अगर कुछ भी नियम बनाते हैं या कोई भी कार्य अगर बनाते हैं या संशोधन करते हैं तो वह कार्य कैसा होना चाहिए, वह कार्य होना चाहिए जो कि सरकार के द्वारा हो जनहित माध्यम से। अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपने लिए वो नियम बना ले या अपने लिए वो रास्ता बना ले, अपने लिए रोड बना ले, अपने लिए कहीं पनागाह बना ले या रहने का सराय बना ले, ऐसा मकान बना ले, ये काम नहीं करना है। ये जब होगा तो 31(1) में कहा गया कि जनहित के माध्यम से होगा। अर्थात रेलवे, अगर रेलवे उस मार्ग से गुजर रहा है
तो उस स्थिति में आप संपत्ति को लेकर और कार्य कर सकते हैं। तो 31(1) में ये लिखा हुआ था, लेकिन सरकार ने 31(1) के अंतर्गत ही 31(a) ले आया और 31(a) के अंतर्गत उसने ऐसा किया कि हम भूमि संपदा का जो हम इसको कार्य, भूमि संपदा का किसी का अधिकार को हम छीन सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वह कार्य को हम हनन कर सकते हैं 39 BC के कार्य को संपादित करने के लिए। उसी में एक 31B का उल्लेख हो रहा है, 31(1) के अंतर्गत ही 31B का उल्लेख हो रहा है, 31B का उल्लेख हो रहा है। और बी में कहा कि ये जो प्रक्रिया होगी वह उस प्रक्रिया के अंतर्गत आर्टिकल 14, 19 और 31, 14 में समानता का अधिकार, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार और 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति को रखा गया था या संपदा, भू संपदा को रखा गया था, उन पर ये जो हम मौलिक अधिकार में संशोधन करेंगे उस पे ये प्रभाव नहीं डालेगा। ये 31B के माध्यम से की गई थी। ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे की तरफ जाएं कि असल में क्या था कि 31 जो है वो भू संपदा को निरूपित कर रहा है और भू संपदा किसके पास था? जमींदारों के पास था। दूसरी तरफ है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, 19(1) में कहा गया है, जिसमें अब क्या है कि हम फिर उस आर्टिकल 13(2) की तरफ जाते हैं। 13(2) में कहा है कि यदि किसी भी मौलिक अधिकार के किसी भी भाग को लेकर उसको चोटिल करता हुआ भाग, तो उसको उतना भाग तक असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इसी मामला को, इस आर्टिकल को समझा के हम बताए, उसी मामला को सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में इसको लाया गया, जिसमें कोर्ट में यह कहा गया कि सरकार के जो शंकरी प्रसाद थे उनकी जमीन या संपदा को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। शंकरी प्रसाद ने जब यह सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लाया, जो फंडामेंटल राइट्स था, कहा भी जाता है कि आप फंडामेंटल राइट्स का अवहेलना में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उस केस में शंकरी प्रसाद के जो वकील थे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13(2) देखिए और आपने जो संशोधन किया है वो आर्टिकल 368 के माध्यम से किया है। संवैधानिक संशोधन का माध्यम 368 है। 368 में भी दो पार्ट है, 368(1) और 368(2). तो 361 में क्या है वह बताया है कि हम संवैधानिक संशोधन कैसे करेंगे। दूसरा, संवैधानिक संशोधन जो करेंगे 368(2) के तहत, तो उसमें कौन कौन चीज सामान्य विधि से हो सकता है, विशेष विधि से हो सकता है, या आधे राज्य के समर्थन से 3/4 मत से उनका राज्य के 3/4 विधि से हो सकता है, जिसमें आधा राज्य समर्थन करे। ये सब कंडीशनल है 368(2) का। हम तो सरकार के और जो प्रतिवादी था शंकरी प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 368, जो 13(2) में जो कह रहा है और 368 जो है संवैधानिक संशोधन, ये दोनों ये मौलिक अधिकार का चोटिल किया या उसको गलत काम किया, इसलिए उसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। यहां तक कि शंकरी प्रसाद के जो वकील थे उन्होंने कहा कि 13 जो है वो बड़ा है 368 से, अर्थात 13 के अंतर्गत 368 है। ये जब ये मामला ऐसा आया सरकार की तरफ से, अब जो सरकार के वकील थे उन्होंने दलील रखी कि नहीं, 368 और 13 दो अलग अलग पार्ट है। 368 का प्रभाव बड़ा है और 13 का प्रभाव छोटा है, दोनों अलग अलग है, और लेकिन प्रभाव जो है 368 का विशेष है, क्योंकि स्पेशल भाग 20 में 368 को उल्लेखित किया गया। एक और दलील से उसने सरकार के जो वकील थे उन्होंने काटा, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक आर्टिकल 13(3) है, 13(3) में कहता है, जिसमें एक विधि की बात की गई है, लॉ या कैसा विधि होगा, तो विधि में उन्होंने कहा, या रूल जिसको कहते हैं, कैसा रूल होगा, तो उसमें कहा कि जैसे कस्टम, रूल, रेगुलेशन, एक्ट, ऑर्डिनेंस आदि ये सब शामिल होगा। तो आप इसमें देखें 13(3) में कि कहीं भी संवैधानिक अमेंडमेंट नहीं है। इस पर जो शंकरी प्रसाद के वकील ने था उन्होंने कहा कि 360 अमेंडमेंट 368 के तहत है, तो बोला, उन्होंने कहा कि 368 एक एक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है,
इसलिए अगर यहाँ आपको दिख नहीं रहा है कि स्पेशल लिखा हुआ ये संवैधानिक संशोधन, लेकिन ये संवैधानिक संशोधन एक एक्ट के जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसको एक्ट के मैंने कागज में रखा जाए। लेकिन सरकार के वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, संवैधानिक संशोधन एक अलग प्रक्रिया है और 13 जो है 3 के माध्यम से वह स्थापित नहीं करती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया तो उसने कहा कि जो सरकार के माध्यम से जो कार्य की गई है वह सही है और सरकार की क्रिया को मान लिया गया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 13 और 368 दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं रखना है। एक और उसने कि जब ये दोनों अलग अलग है तो सरकार कोई भी 39(20) के तहत, आर्टिकल 39(20) के तहत जो कार्य कर रही है वह सही है और उसको सरकार कर सकती है। एक चीज ये हो गया, इसको मैंने पूरा रूप से शंकरी प्रसाद और आपको बिहार मामला में समझा दिया। दूसरा, अब ये इसी क्रम में हम जाएंगे तो एक और केस है, वो है बेला बनर्जी का। और बेला बनर्जी का जो मामला था ये वेस्ट बंगाल का है। तो बेला बनर्जी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या बेला बनर्जी बनाम वेस्ट बंगाल, इसको जब रखते हैं तो सरकार ने क्या किया, एक संवैधानिक संशोधन 4 है, उसको संवैधानिक संशोधन 4 को माध्यम से बंगाल के लिए स्पेशल, कि बंगाल में जो भू संपदा के संबंध में जो नियम था या भूमि अधिकार के संबंध में, उसमें संशोधन कर दिया और उसके बाद उसको नियम लाकर और बंगाल के जो जमींदार थे उनकी भूमि को अधिग्रहण कर लिया। इसके एवज में बेला बनर्जी जो थी वो भी जमींदार प्रवृत्ति की थी और उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने या उच्चतम न्यायालय ने वही दलील को स्वीकार किया जो उसने शंकरी प्रसाद में किया था। शंकरी प्रसाद में भी जो कहा कि आर्टिकल 13 और 368 अलग अलग है और 368 का प्रभाव बड़ा है आर्टिकल 13 से, इसलिए इस पर सरकार जो है भू संपदा नियम बना सकती है। भू कार्य में सरकार हस्तक्षेप करने का किसी का दावा सही नहीं है, इसलिए सरकारी दावा सही है। और इस तरह से आर्टिकल 13 और 368 को जो 2 बॉल हुआ तो दोनों बॉल को अलग अलग मान लिया गया। इसी प्रकार एक हम अमेंडमेंट 17 पढ़ते हैं 17, तो उसमें आप पाएंगे कि सरकार ने पंजाब और राजस्थान इसके लिए स्पेशल नियम, वही भू संपदा संबंधी जो भिन्नताएं थी उसको भिन्नता को खत्म करने के लिए एक भू संपदा नियम बनाया। बाद में जब एक उसमें मामला आता है, उस मामला आता है सज्जन सिंह का, सज्जन सिंह वर्सेस आप राजस्थान मामला, ये है मामला आपको 65 का और 64 में सरकार ने 17 के माध्यम से भू संपदा का अधिकार में उसने संशोधन करके उसको कार्य किया था। सज्जन सिंह ने इसी मामला को फिर सुप्रीम कोर्ट में रखा। सज्जन सिंह मामला में भी वही पुराने वाले मामला, जिस तरह से शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य मामला, बेला बनर्जी बनाम बंगाल राज्य मामला, उसी तरह का फैसला सज्जन सिंह वाला में भी वैसा ही फैसला आया कि आर्टिकल 13 और 368 एक अलग अलग भाग है और सरकार 368 के माध्यम से सामाजिक कार्य करने के लिए कार्य कर सकती है और सरकार के फैसला को सही मान लिया। अब हम लोग जब आगे जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि शंकरी प्रसाद, बेला बनर्जी और सज्जन सिंह मामला, ये तीनों केस में आर्टिकल 13 और 368 को अलग अलग मानकर सरकार के कार्यों को स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ऐसा ही एक संशोधन, एक 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 26, 27, 28, 29, ये लगातार जो है ये 64 तक नेहरू जी का सरकार था, 64 तक गवर्नमेंट की नेहरू की थी, बाद में शास्त्री जी बने और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी। तो शास्त्री जी का बहुत अल्पकाल था, उन्होंने उतना कार्य नहीं किया, लेकिन उसके बाद के इंदिरा गांधी का शासन के समय में आप 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये जितना संवैधानिक संशोधन है वो सब इंदिरा गांधी के काल में हुआ है। हम उस इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल फिलॉसफी में जाना नहीं चाहते हैं, हम एक्चुअल गोलकनाथ विवाद के पास आना चाहते हैं। सरकार ने ऐसा ही संशोधन, जिस तरह से हमने 4, 17,
24 के माध्यम से क्या किया, सरकार ने फिर भू राजस्व संबंधी एक नियम को लेते हुए उसने एक नियम संपादित किया कि सरकार भूमि को अधिग्रहण करेगी। और यह मामला पंजाब का मामला है, जिसमें एक गोलकनाथ नाम के 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था पी गोलकनाथ, एक का नाम था विलियम गोलकनाथ, दोनों भाई थे। इनकी भू संपदा को अधिग्रहण कर लिया सरकार ने इनकी भू संपदा को अधिग्रहण कर लिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 13 और 368 को लेके जो मतभेद था उसको लेके सरकार ने फिर से अपना वही दलील रखा कि 13 और 368 अलग अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसी कहा जाता है कि जब सरकार की स्थिति वीक होती है और तो सुप्रीम कोर्ट की स्थिति बड़ा होता है। उस समय जो था 67 में आप देखेंगे सरकार की स्थिति जो थी वह वीक, कमजोर थी और सुप्रीम कोर्ट उस समय बड़ा दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आर्टिकल जो 13 है और 368 है ये 2 अलग अलग नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि 368 और 13 अलग अलग है, 13 और जो दिखा रहे हैं कि 368 जो है वो 13 का 368 का प्रभाव बड़ा है और 13 का प्रभाव छोटा है, ऐसा नहीं है। इसको किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो आप आश्चर्य करेंगे। उस समय का आधार उसने बताया कि जो आप 13 के माध्यम से जो स्थापित कर रहे हैं तो उसने 3 आधार को लेके बताया। वह 3 आधार था आर्टिकल 245 से 248। दूसरा आधार था जो हम संघ सूची का विषय है 97 उसको लिया, और उसके बाद एक 368। वो बोला कि तीनों को अगर हम एक साथ अगर कार्य देखते हैं तो आप पाते हैं कि यह विधि के तहत ही है। जो भी कार्य हो रहा है विधि के अंतर्गत हो रहा है। तो तीनों एक जैसे नहीं, तो एक बोला, दूसरे बोला, तीसरा बोला, तो 245 से 48, फिर 97 संघ सूची का विषय और 368, ये तीनों का माध्यम से जो आपस में वेन डायग्राम बनाते हैं उसके माध्यम से बोला कि ये अलग अलग, इसको अगर एक साथ समीक्षा करते हैं तो आर्टिकल 13 के अंदर हमको दिखता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा। और एक और बात बताया कि 13 बड़ा है 368 से, अर्थात 13 के अंदर है 368। अर्थात वेन डायग्राम बनाएंगे तो पहले 13 बनाएंगे और 368 उसके अंदर देंगे, ये चीज है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप किसी प्रकार का संवैधानिक संशोधन जो 13 और 368 के माध्यम से किए हैं, जो पीछे हो चुका है उस पर नहीं लागू होगा, ये गोलकनाथ वाद विवाद से लागू होगा। और सरकार के फैसला को उसने काट दिया और उसे असंवैधानिक नहीं घोषित किया। सरकार ने फैसला को काट दिया और बोला कि जो गोलकनाथ वाद विवाद में कहा कि सुप्रीम सरकार जो है वह भू संपदा लेकर जो नियम बना रही है वह गलत है। और सरकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में 13(2) के तहत किसी प्रकार की चोटिल या चोट करने पर उस भाग, जिस भाग तक ये चोट पहुंचाया है उस भाग तक वह खत्म हो जाएगा। ये हमने गोलकनाथ वाद विवाद का चर्चा कर दिया। अब हम आते हैं एक, जैसे 24 हमने किया ना, उसी तरह की संवैधानिक संशोधन हमने 25 देखेंगे, 26 देखेंगे। इसका चर्चा इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे इसका चर्चा। 25 में था बैंक नेशनलाइजेशन को लेके, 26 में था प्रीवी पर्स को लेके। 25 में क्या था कि बैंक नेशनलाइजेशन में एक व्यक्ति थे, उनका बैंक जो था पहले प्राइवेट था पूरा, तो बैंक पर उनका प्रभाव था, मैंने उस कूपर्स, सी कूपर्स ने बैंक नेशनलाइजेशन में जो बैंक किसी न बैंक पर उसका प्रभाव था, उसने उसको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर कूपर्स भी बात उसको कहते हैं। सरकार ने फिर सरकार और कूपर्स के माध्यम से ये हुआ, कूपर्स ने कहा कि बैंक का जो नेशनलाइजेशन अगर है तो राष्ट्रीयकरण हो रहा है, तो बैंक के माध्यम से, बैंक एक सरकारी चीज है जो अधिग्रहण कर रहा है, किसी की संपत्ति अधिग्रहण कर रहा है, और संपत्ति जो है मौलिक अधिकार है, इसलिए सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस कूपर्स को सही माना और सरकार के द्वारा वह कार्य को गलत घोषित कर दिया।
एक 26 जो प्रीवी पर्स का मामला आता है। प्रीवी पर्स में क्या था कि जो बहुत सारे जमींदार जो या बहुत सारे पूंजीपति जो देश आज़ाद हो रहे थे, उस समय वो पूंजीपति को कुछ न कुछ पद दिया गया या प्रीवी पर्स दिया गया। प्रीवी पर्स का मतलब होता है उनको कुछ पेंशन उपलब्ध कराया गया और उस पेंशन के माध्यम से वह अपना उनका कार्य संपन्न होता था। इसके एवज में आश्चर्य करेंगे कि प्रीवी पर्स को लेके एक 3 आर्टिकल बना हुआ था। वह 3 आर्टिकल है आर्टिकल 262, आर्टिकल 291, आर्टिकल 362 और आर्टिकल 366 का 22वां भाग। 291 में ऐसा बात लिखा हुआ था कि 291 के माध्यम से कह रहा है कि उस व्यक्ति का जो धन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा वह फ्री, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा कि उनको उस धन पर उसकी संसद में चर्चा नहीं होगी, ये 291 में लिखा हुआ था। और 366 का जो 22वां भाग है उसमें रूलर्स, तो रूलर का डिफाइन किया गया था कि कौन रूलर होंगे और उस रूलर जो रूलर होंगे उन्हीं को प्रीवी पर्स दिया जाता था जो उसके अंतर्गत आएंगे। ये हमने 25 और 26 जो है, आप इसको केशवानंद भारती लिखते समय लिख भी सकते हैं या ऐसे छोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल हमको एक केशवानंद भारती के आने के पहले हमने 2 चीज़ का चर्चा कर दिया। अब है कि जो सरकार इंदिरा गांधी की थी ना, वह गोलकनाथ वाद विवाद फैसला, फिर कूपर्स विवाद और क्या कहते हैं प्रीवी पर्स, ये तीनों को लेकर झटका उसे लगा। तो उसने एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एक जो 25वां संविधान संशोधन, 26वां और गोलकनाथ वाद विवाद के लिए 24वां। जो गोलकनाथ वाद विवाद में इसलिए 24वां बोले क्योंकि गोलकनाथ वाद विवाद को हम केशवानंद भारती से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम उसे 24 का जिक्र बाद में किया। तो संवैधानिक संशोधन जो 24 के माध्यम से सरकार ने क्या किया कि एक आर्टिकल बनाया जो 368(1)(2) था, उसमें एक 368(3) रखा और एक जो 13(1)(2) था तो 4 बनाया और कहा कि 24वां संविधान संशोधन में कि जो 368(3) का प्रभाव आर्टिकल 13 पर नहीं पड़ेगा और 13 का प्रभाव 368 पर नहीं पड़ेगा। अर्थात सरकार अब इस कार्य जो गोरखनाथ में विवाद में रोका गया था उसको उसने फ्री कर दिया। देखिए दूसरा चीज है 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन में उसने जो उसमें एक रकम लिखा हुआ था कि कितना रकम सरकार उपलब्ध कराएगी, उसको रकम को उसने चेंज कर दिया और रकम को चेंज करके उसने स्थापित उसमें एक ऐसा वर्ड लिखा कि रकम अब नहीं होगा, सरकार के द्वारा जो दी जाएगी वो राशि उसको ही स्वीकार किया जाएगा। और एक लास्ट में हमने 26वां संविधान संशोधन से उसने क्या किया कि रूलर्स का जो डिफिनेशन था वो बोला कि जो 1950 के समय जो रूलर थे अब नहीं है, वो 50 तक ही सीमित रखा। उसी रूलर को बोला कि उनको ही रूलर हम मानते हैं, बाद के जो वर्तमान में रूलर उनका जो वंशज चला रहा है उसको हम नहीं मानते। इस तरह से 24, 25, 26 में संशोधन करके ऐसा काम सरकार ने किया। अब एक है संवैधानिक संशोधन 29। वो 29 जो है केशवानंद भारती से जुड़ता है। 29 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उसने क्या किया कि केरला में जो भूमि था उसको अधिग्रहण करना चाहता था। सरकार ने एक केशवानंद का नाम, भारती का नाम आता है, एक्चुअली इनका पूरा नाम जो था श्रीमद श्री श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य श्री श्री तोलकाचार्य श्री श्री केशवानंद भारती पलांगुरु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या केरला स्टेट, इतना बड़ा नाम से वो केस था। एक्चुअल हुआ क्या था कि अग्निन मठ, एक मठ है, उसमें शंकराचार्य के चौथे जो शिष्य थे उनका नाम था तोलकाचार्य और तोलकाचार्य जो आपातकालीन उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद केशवानंद भारती को उस एडमिन मठ का उसका मठाधीश बनाया गया था। और उस मठ
के अंतर्गत जो भी जो धन था उस काफ़ी उस भू संपदा भी था और उसमें धन भी आया करता। कहा जाता है कि आज भी अगर हम केरल में जाके पूछें कि आदि शंकराचार्य केरल के कौन थे, तो वो केशवानंद भारती को ही माना जाता है। अब है कि 29 के माध्यम से, संविधान संशोधन 29 के माध्यम से ऐसा काम किया सरकार ने। इसके एवज में जब ये केस आया तो एक उस समय के विधि शास्त्री या वकील, एडवोकेट कहते हैं, एन नानकी पानकी वाला था। उसने सरकार को, जब यह केस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने कहा कि आर्टिकल 26 का सरकार ने हनन किया है। इनका जो मठाधीश, इनका भूमि जो अधिग्रहण किया वह आर्टिकल 26 क्या है, वह धार्मिक स्वतंत्रता से है। 26 में कहा गया है कि धर्म से संबंधित कोई भी व्यक्ति वह धर्म का कार्य कर सकता है, प्रबंध कर सकता है, उसके लिए धन इकट्ठा कर सकता है। ये सब कार्य कोई भी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रसार के लिए कार्य कर सकते हैं। इसी को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 26 के माध्यम से दी गई। बाद में जो ऊपर से चला आ रहा विवाद था गोरखनाथ से वाद विवाद से, उसी का, क्योंकि गोरखनाथ वाद विवाद में उसकी जो न्यायाधीशों की संख्या 11 थी, इस केशवानंद भारती के जो मामला है उसमें 13 न्यायाधीशों का वह उसकी बेंच में बैठे और 13 न्यायाधीश के माध्यम से जो 7:6 के माध्यम से उसका फैसला आया। तो आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा नहीं था कि 6 जो थे वह जज का खराब फैसला था और 7 जो जज का फैसला जो था वह सही था, ऐसा नहीं था। दोनों का एक सिस्टम अलग अलग था। 7 जो था वह कॉन्टिनेंटल लॉ प्रोसेस के माध्यम से दिया गया और 6 जो था वह कॉमन लॉ के माध्यम से स्थापित किया गया था। कॉमन लॉ का मतलब क्या है कि कस्टम, रूल, रेगुलेशन, इसको स्वीकार किया गया। और जो कॉन्टिनेंटल लॉ है वह यूरोपियन जो न्याय पद्धति थी, जिसमें कहा जाता था कि कोई संस्था कोई अपने कार्य से ज्यादा उपयोग या नहीं करे, अर्थात वो सीमा में रह के वो काम करे, इसको लेके था। तो 7:6 से मामला आया और इस समय जो उस समय के न्यायाधीश थे श्री सिकरी साहब थे। सिकरी साहब का जो रिटायरमेंट था वो 25 अप्रैल को था, लेकिन उन्होंने 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला जो दिया और उसमें 7:6 से मामला आया। उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर चीज का बात आई थी और बेसिक स्ट्रक्चर जो शब्द था गोरखनाथ वाद विवाद में M.K. नामबियार साहब ने इसको रखा था कि इस तरह का जो विवाद आ रहा है, वह विधि विशेषज्ञ थे, उन्होंने रखा कि इस तरह का जो विवाद आ रहा है उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर जैसा चीज होना चाहिए, एक बेसिक स्ट्रक्चर संबंधी कुछ तत्व की चर्चाएं होनी चाहिए। उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर जैसी बात को रखी और बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो मैं सिकरी साहब ने कहा कि जो हम आपको दे रहे हैं फैसला, तो ऐसा नहीं कि पहले 50 से 73 के बीच बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, वो पहले भी था, जो अदृश्य रूप में था, उसको हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से दृश्यमान करते हैं या उसको बताते हैं कि वह कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर। उसी में उन्होंने कहा कि सरकार जो कार्य कर रही है आर्टिकल 13 और 368 ये दोनों अलग अलग है। पहला चीज तो यही कह दिया कि वो दोनों अलग अलग है, अर्थात गोरखनाथ पर जो रिजिडनेस पैदा कर दिया था कि सरकार कोई भी सामाजिक कार्य नहीं कर सकती और सामाजिक कार्य कर सकती। दूसरा फैसला में दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा हमारे संविधान में का चीज है और बेसिक स्ट्रक्चर सरकार को वह उसमें ऐसा कोई भी चीज आप नया चीज नहीं कर सकते हैं, न जोड़ सकते हैं, नहीं कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्य अवरुद्ध नहीं ला सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को दिक्कत करे या उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ध्वस्त करे। सरकार के द्वारा पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने, कि ये समय आने पर आपको परिभाषित करके मैं बताऊंगा, लेकिन आपने पूछा है तो हम कुछ उदाहरण लेके रूप में आपको बताता हूं। जैसे उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात किया, उसमें न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, फिर संघीय पद्धति है, निर्वाचन पद प्रक्रिया है, ये सब आदि जो चीज है ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसमें आप किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उच्चतम न्यायालय का केशवानंद भारती का फैसला सरकार के फेवर में हुआ था, लेकिन जब सरकार ये बात जानी कि ऐसा फैसला आया तो
उस सरकार जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वह उससे दुखी, ज़्यादा खुश नहीं थी और वह उस फैसले से दुखी ही थी कि इस तरह का फैसला आकर फिर भी तो अवरोध पैदा करने का प्रयत्न किया गया है। ये अब हम बता रहे हैं कि जो आप शंकरी प्रसाद से लेके शंकरी प्रसाद, बेला बनर्जी, सज्जन सिंह मामला, गोरखनाथ अग्रवाल और केशवन भारती, ये सब जो केशवन भारती से ऊपर का जो देखे, ये सब जो था वह उत्पत्ति का सिद्धांत था, माने बेसिक स्ट्रक्चर का उत्पत्ति का फॉर्मेशन था। इसके बाद का जो होगा चर्चा जो हम लोग करेंगे वह होगा एप्लीकेशन या उसका अनुप्रयोग, कि बेसिक स्ट्रक्चर के कैसे प्रयोग में आया और किस तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर तत्व को बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का चीज़ है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते।